Dear students, welcome to Learning Management System of GCU लाहौर। आज का हमारा लेक्चर है ओलिगोसैकराइड्स, जिसमें हम मोस्टली फोकस करेंगे डायसैकराइड्स को और फिर देखेंगे डायसैकराइड्स में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है और फिर बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या होती है जो रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगो का लफ्जी मतलब होता है फ्यू। ओलिगो मीन्स फ्यू, चंद, और सैक्रोन मीन शुगर यूनिट। तो इनमें चंद शुगर यूनिट होते हैं ओलिगोसैकराइड, फ्यू शुगर यूनिट, जिसमें 2 से 10 मोनोसैकराइड्स होते हैं। कुछ बुक्स में 3 to 10 या 3 to 9 और कुछ में 2 to 9, लेकिन ज्यादातर 2 to 10 ही बुक्स में पाया जाता है। तो इनमें 2 to 10 मोनोसैकराइड्स यानी एक शुगर यूनिट रखने वाले ग्रुप होते हैं। अब ये जो मोनोसैकराइड्स होते हैं ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जब जुड़ते हैं, अगर हमारे पास 2 मोनोसैकराइड्स होंगे तो हम उसको कहेंगे डाइसैकराइड, लेकिन उसमें हमारे पास जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो एक होगा। अगर हमारे पास 3 मोनोसैकराइड हैं वो आपस में जुड़ते हैं तो ये ट्राइसैकराइड होगा, लेकिन उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 2 होंगे। यानी ये जो हम मोनो डाई ट्राई सैकराइड्स कहते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है, ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स हैं। जैसे पेंटासैकराइड, उसमें शुगर यूनिट तो 5 होंगे लेकिन उसमें से जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो 4 होंगे। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है एक्चुअली ये ईथर लिंकेज होता है। जब एक का OH और दूसरी अल्कोहल का H निकलता है, वाटर निकलता है, तो COC बॉन्ड बनता है और COC बॉन्ड ईथर लिंकेज है। इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और जब भी किसी रिएक्शन में 2 फंक्शनल ग्रुप आपस में मिलते हैं और एक नया बॉन्ड बनता है तो उसको हम कहते हैं ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। 2 फंक्शनल ग्रुप मिले, नया कंपाउंड बना और एक स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, जैसा कि हमारे पास वाटर है। अब जो ओलिगोसैकराइड्स हैं इनमें से जो सबसे सिंपल वाले हैं वो हैं डाइसैकराइड्स, जिनको हम आज के लेक्चर में फोकस करेंगे। डाइसैकराइड्स 2 शुगर यूनिट होते हैं लेकिन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक ही होता है। डाइसैकराइड का मतलब है 2 शुगर यूनिट जब आपस में जुड़ेंगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक ही होगा। दे आर स्वीट एंड टेस्ट, इसलिए इनको शुगर्स कहते हैं। ये स्वीट एंड टेस्ट होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और जब इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ब्रेक होकर मोनोसैकराइड्स बना देते हैं। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने देखा था कि मोनोसैकराइड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। डाइसैकराइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो 2 मोनोसैकराइड बन जाएंगे। तो ओलिगोसैकराइड के हाइड्रोलिसिस से मोनोसैकराइड्स बनते हैं। इनमें डाइसैकराइड जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रिड्यूसिंग और दूसरे होते हैं नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड्स। रिड्यूसिंग डाइसैकराइड वो होते हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड वो होते हैं जो बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकते। याद रखिएगा जितने भी मोनोसैकराइड्स होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, लेकिन डाइसैकराइड्स में सारे डाइसैकराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। रिड्यूसिंग शुगर फिर डाइसैकराइड में कौन सा होगा, विच है फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। एनोमेरिक कार्बन जब कोई भी ग्लूकोज या फ्रुक्टोज कोई भी शुगर जब अपनी साइक्लिक फॉर्म में आती है तो वो जो कार्बोनिल वाला कार्बन होता है, जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन होता है, अब रिंग में जब आता है तो उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, जिस पे एक्चुअली अटैक होके हेमी एसिटल या हेमी कीटल बना होता है। एग्जाम्पल रिड्यूसिंग डाइसैकराइड्स की हमारे पास माल्टोज है, लैक्टोज है। अब रिड्यूसिंग डाइसैकराइड्स को रिड्यूसिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होते हैं, बेनेडिक्ट रीजेंट में 3 चीजें होती हैं। एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सोडियम सिट्रेट है, और फिर सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट हम यूज करते हैं बेसिक मीडिया क्रिएट करवाने के लिए, और सोडियम सिट्रेट यूज करते हैं कॉपर के साथ कम्प्लेक्स बनाने के लिए।
क्योंकि जब ये कॉपर के साथ कम्प्लेक्स बना लेगा तो वो कॉपर सोल्यूशन के अंदर ही कम्प्लेक्स की फॉर्म में सॉल्युबल रहेगा, वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। सोडियम सिट्रेट ना यूज करें तो ये जो कॉपर है ये कार्बोनेट के साथ मिलकर नीचे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, क्योंकि सोल्यूशन में कॉपर ही नहीं होगा, कॉपर का तो कलर चेंज होना है, कॉपर ने तो रिड्यूस होना है, तो हम फिर टेस्ट कैसे करेंगे। फैलिंग रीजेंट, फैलिंग रीजेंट हमारे पास दो तरह का होता है, ए एंड बी। ए में होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और बी में होता है हमारे पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्टारेट इन NaOH। यहाँ पर भी जो हम पोटेशियम सोडियम टार्टारेट जिसको रोशल साल्ट भी कहते हैं, यहाँ पर इसके यूज करने का मकसद है कम्प्लेक्स बनाना है और कॉपर को सोल्यूशन में स्टेबल करना है। अदरवाइज कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा NaOH के साथ मिलकर और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये दो सोल्यूशन हैं, इन दोनों सोल्यूशन का जो फैलिंग सोल्यूशन का उसका कलर भी और जो बेनिडिक्ट सोल्यूशन है उसका कलर भी, दोनों का कलर ही ब्लू होता है। और ये ब्लू कलर की वजह क्या है, कॉपर 2+ है, क्योंकि इसमें कॉपर होता है दोनों सोल्यूशन में +2 की फॉर्म में। अब ये ब्लू कलर अगर चेंज हो जाए तो इसका मतलब है ये रिएक्शन हो गया है। तो हम इसको देखते हैं ये कैसे रिड्यूस होता है। देखिए जितनी भी शुगर्स हैं जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, अगर तो कीटोन ग्रुप है तो हमने एक पीछे रिएक्शन पढ़ा था इन डायोल अरेंजमेंट। इन डायोल अरेंजमेंट में जो एल्डो शुगर्स जो कीटो शुगर्स होती हैं वो एल्डो में और एल्डो कीटो में चेंज हो जाती हैं। तो ये जो शुगर्स हैं पहले वो एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज होती हैं तो फिर वो रिड्यूस करती हैं। जो कीटो शुगर है पहले टाटोमराइज करके एल्डिहाइड में बदलता है और एल्डिहाइड टेस्ट देता है। इसी तरह जो हमारे पास डाइसेक्राइड्स हैं उनको भी हम देखेंगे, उनमें भी एल्डिहाइड ग्रुप आएगा तो ये फिर रिडक्शन करेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। तो ये जो हमारे पास कॉपर 2 आयंस हैं, या तो बेनिडिक्ट सोल्यूशन में कॉपर सिट्रेट होगा और जो हमारे पास फैलिंग सोल्यूशन है उसमें ये कॉपर टार्टारेट होगा। मीडिया बेसिक यूज करेंगे तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा देगा। देखें एल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन बांड 2 हैं तो ये कार्बन ऑक्सीजन बांड 3 कर देगा। इसी तरह देखें एल्डिहाइड में CH बांड 1 है तो ये CH बांड खत्म कर देगा। कार्बन ऑक्सीजन बांड का ज्यादा होना और कार्बन हाइड्रोजन बांड का कम होना रिडक्शन होती है। तो यहाँ देखें कार्बन ऑक्सीजन बांड 2 है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बांड 3 है, 2 ये और 1 ये वाला। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ कोई नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गई है। अब ये जो कॉपर 2+ है इसका कलर ब्लू होता है, ये जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होकर +1 में आ जाता है और इसका कलर ब्रिक रेड होता है। तो अगर ये ब्लू कलर से ब्रिक रेड कलर हो जाए या रेड कलर हो जाए तो इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन अगर इसका ब्लू कलर चेंज ना हो तो इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग शुगर है नहीं है। तो ये दोनों में सेम टेस्ट होता है, बेनिडिक्ट में भी और फैलिंग में भी। फर्क क्या है, दोनों में सिर्फ कॉपर के कम्प्लेक्स में फर्क है, एक में कॉपर सिट्रेट होता है और दूसरे में कॉपर टार्टारेट होता है। अब रिड्यूसिंग शुगर में अगर हम देखें माल्टोज को, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है। माल्टोज एक डाइसेक्राइड है जिसमें 2 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। जैसा कि देखें ये हमारे पास एक ग्लूकोज है अल्फा डी ग्लूकोज, और इसी तरह हमारे पास दूसरा मोल है अल्फा डी ग्लूकोज का। अब ये वाला जो कार्बन रेड में ये मैंने शो किया है ये हेमी एसिटल है और इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज का वो कार्बन है जो एल्डिहाइड वाला था। ये हमारे पास कार्बन नंबर 4 है। दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास उसका एनोमेरिक कार्बन है और ये वाला हमारे पास कार्बन नंबर 4 है। अब दोनों के दरमियान जो रिएक्शन होता है वो 1 और 4 के दरमियान होता है। 1 और 4 के दरमियान OH और H मिलकर वाटर बन जाता है और ये आपस में दोनों लिंक कर जाते हैं, दोनों के दरमियान O रह जाता है। एक OH देगा और दूसरे वाला H देगा, तो यहाँ पर ये दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, O रह जाएगा दोनों के दरमियान। ये कार्बन है 1 वाला, ये 4 वाला कार्बन है, दरमियान में ऑक्सीजन आ गया, COC लिंकेज डेवलप हो गया। तो यहाँ पर जब ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ये देखें COC लिंकेज, एक ने H दिया दूसरे ने OH दिया है, तो ये वाला जो बॉन्ड बना हमारे पास दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, दरमियान में ऑक्सीजन है, ये जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 है दोनों के दरमियान ऑक्सीजन है, इसी वजह से इसको ईथर लिंकेज भी कहते हैं। और ये 1,4 लिंकेज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, दोनों में 1,4 अल्फा लिंकेज डेवलप हो गई है। 1,4 क्यों कहा, क्योंकि एक का कार्बन नंबर 1 है और दूसरे का कार्बन नंबर 4 है।
अल्फा क्यों कहा? क्योंकि दोनों के OH जो थे वो CH2OH के ऑपोजिट साइड पे यानी नीचे वाली साइड पे थे। अगर आप इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को देखें तो ये COC है, और COC जो होता है ये ईथर लिंकेज होती है। अब ये जब आपके पास माल्टोज बन गया, माल्टोज बनने के बावजूद उसका ये जो एनोमेरिक कार्बन है ये फ्री है। अगरचे एक जो ग्लूकोज है उसका एनोमेरिक कार्बन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, 4 वाला फ्री है, उसकी हमें जरूरत नहीं है रिड्यूसिंग शुगर के लिए। हमें चाहिए एनोमेरिक कार्बन। ये देखें, ये एनोमेरिक कार्बन बिजी हो गया ग्लाइकोसिडिक बांड बनाने में, लेकिन ये वाली जो रिंग है इसका ग्लाइकोसिड, ये जो बांड है एसिटल फॉर्मेशन जो हेमी एसिटल वाला है, ये जो एनोमेरिक कार्बन है ये फ्री है, इस पर OH भी मौजूद है, इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग शुगर है। अब अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप मौजूद हो, एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप मौजूद होने से क्या मुराद है? उसने ग्लाइकोसिडिक बांड नहीं बनाया। अगर OH ग्रुप मौजूद है तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगी। क्यों क्यों रिड्यूस करती है? देखिए, सोल्यूशन में एक्चुअली ये होता है कि ये वाला जो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है, ये वाला बांड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और रिंग ओपन हो जाती है। रिंग ओपन होने से ये OH में बदल जाएगा और ये वाला ग्रुप जो है ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से रिंग ओपन होगी। वो जो हेमी एसिटल वाला बांड था वो टूट गया और ग्लूकोज का एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये 5वें कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप था जिन्होंने रिएक्शन करके रिंग बनाई थी, ये आपस में अलहदा हो गया और एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। चूंकि इसमें ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, इसकी वजह से ये एक रिड्यूसिंग शुगर है और ये बेनेडिक्ट्स या फेलिंग सोल्यूशन के ब्लू कलर को रिड्यूस करके रेड या ब्रिक रेड कलर में चेंज कर देगी। ये जो 1 और 2 वाले हैं, ये जो 1 वाला है ये एनोमेरिक था लेकिन ये फ्री नहीं है। अब ये फ्री होने की वजह से, ये वाला बॉन्ड फ्री होने की वजह से एल्डिहाइड वाला ये रिंग में मौजूद था, रिंग इसकी सोल्यूशन में ब्रेक हुई और एल्डिहाइड ग्रुप हमें वापस मिल गया। एक और एग्जांपल देखें लैक्टोज की। लैक्टोज भी एक डाइसैकराइड है और ये मिलता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से। अब ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, ग्लैक्टोज का फार्मूला ये होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में फर्क क्या होता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चौथे कार्बन वाले OH पर फर्क होता है। ग्लूकोज में ये जो चौथे कार्बन वाला OH होता है ये नीचे होता है, लेकिन ये ग्लैक्टोज में ये वाला OH ऊपर वाली साइड पे होता है। अब अगर आप एनोमेरिक कार्बन देखें तो एनोमेरिक कार्बन का OH ऊपर वाली साइड पे है, तो इसका मतलब ये निकला ये हमारे पास बीटा आइसोमर है, दिस इज बीटा डी ग्लैक्टोज। अब हम ग्लूकोज को इसको देख लेते हैं, ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज का देखें, ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है। अगर आप दोनों की स्ट्रक्चर में चेक करें तो ये अल्फा और बीटा का फर्क है, ये अल्फा है और ये बीटा है। बीटा में OH ऊपर होता है, अल्फा में OH नीचे होता है। इसी तरह ये CH2OH जो है इसकी उसी साइड पे OH है, तो ये बीटा है, अगर उसकी ऑपोजिट साइड पे आ जाए तो अल्फा। अब देखिए, अगर इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाना है तो रिएक्शन करवाने के लिए देखें, इसका OH ऊपर वाली साइड से है, इसका OH नीचे वाली साइड पे है। रिएक्शन तो ये वैसे भी कर जाएंगे, इस तरह से बांड बन जाएगा यूं, लेकिन हम क्या करते हैं आसानी के लिए इस रिंग को हम फ्लिप करवा देते हैं। फ्लिप करवाने से क्या मुराद है, सारे बांड उलट कर दें, ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो बांड है ये ऊपर चले जाएगा, ये H और OH ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये भी ऊपर नीचे। तो आप रिंग को फ्लिप करवा दें, ये CH2OH वाला कार्बन नीचे आ जाएगा, ये इस तरह से। ये देखें, ये OH नीचे है तो OH ऊपर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ था ऑक्सीजन नीचे आ गया, और ऑक्सीजन वाली साइड पूरी, ये वाली पूरी साइड नीचे कर दें और ये वाली नीचे वाली साइड ऊपर कर दें, ये कार्बन अपनी जगह पे रहेंगे लेकिन इनके ग्रुप ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब देखें, इसका जो OH है, ये चौथे कार्बन पर जो OH है ये अल्फा डी ग्लूकोज का ऊपर आ गया है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, सिर्फ हमने रिंग को उलट करके लिखा है। इसमें देखें OH ये वाली साइड ऊपर है तो इसमें ये वाली साइड नीचे है, बाकी कुछ भी नहीं है, आपने टिल्ट किया है। अब यहाँ पर 1 और 4 इस तरह से रिएक्शन हो रहा था, OH ऊपर था ये नीचे था, हमने रिंग को इसलिए ऊपर किया है, उल्टा किया है ताकि दोनों OH ऊपर आ जाएं। तो देखें, ये जो ग्लैक्टोज है इसका OH 1 ऊपर है और इसका 4 वाला OH भी अब ऊपर आ चुका है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, दोनों के दरमियान ऊपर वाली साइड पे अब बांड बनेगा OH और OH मिलकर। तो ये बांड जो ऊपर वाली साइड पे अब बन रहा है, दिस इज कॉल्ड बीटा लिंकेज, दिस इज बीटा लिंकेज। ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नया बांड बन गया है और ये 1,4 लिंकेज है, क्योंकि ये कार्बन 1 है और ये 4 है, और ये बीटा 1,4 लिंकेज है क्योंकि यहाँ पर बीटा बांड बना है। अब यहाँ पर देखें, इस शुगर ने बांड बनाने के बावजूद ये जो
इस बांड को भी देख लें, ये जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बांड है ये ईथर लिंकेज होती है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ईथर लिंकेज है। अब बांड बनाने के बावजूद इसका देखें, ये वाला ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन फ्री है, अगरचे जो हमारे पास ग्लैक्टोज है उसका एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, लेकिन ग्लूकोज का फ्री है, जिसकी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर है। होगा क्या, ये रिंग यहाँ से ब्रेक हो जाएगी सोल्यूशन में, जब ब्रेक होगी तो ये OH बन जाएगा और ऊपर वाला ग्रुप एल्डिहाइड बन जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो जाएगा और ये रिड्यूसिंग शुगर बन जाएगी। ये बेनिडिक्ट या फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देगी और उनका ब्लू कलर जो है वो रेड या ब्रिक रेड कर देगी। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग डाइसक्राइड वो होते हैं जिनमें एनोमेरिक कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री नहीं होता। इसका मतलब है इनका जो एनोमेरिक कार्बन होगा, एनोमेरिक कार्बन होता कौन सा है, या पहला एल्डिहाइड में पहला होगा और कीटोन में दूसरा होगा। अगर एनोमेरिक कार्बन बांड बनाने में हिस्सा ले ले तो इसका मतलब है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जैसा कि सुक्रोज है और ट्रेहलोस है। अब जो ट्रेहलोस है और सुक्रोज है, इनके एक्चुअली जो एनोमेरिक कार्बन है उन्होंने ग्लाइकोसिडिक बांड बना लिया। सुक्रोज में 1-2 लिंकेज होती है, ट्रेहलोस में 1-1 लिंकेज होती है। इसका मतलब है 1-1 दोनों एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ एक का 1 और दूसरे का 2, यानी ये कीटो शुगर होगी। जो एल्डो शुगर होती है उनका 1 और कीटो शुगर का जो 2 होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है। रिएक्शन करवा लेते हैं सुक्रोज में। देखें ये हमारे पास ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये वाला इसका कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, कार्बन नंबर 1, जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है। दूसरी तरफ हमारे पास ये बीटा डी फ्रुक्टोज है। बीटा डी फ्रुक्टोज का ये वाला कार्बन एनोमेरिक है, ये कार्बन नंबर 2 है, क्योंकि इसका कार्बन नंबर 1 रिंग से बाहर है। तो ये कार्बन नंबर 1 और 2 दोनों ही एनोमेरिक कार्बन है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, OH और H मिलकर वाटर बनाते हैं। जब वाटर बन जाएगा यहाँ से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, किसके दरमियान, 1 और 2 के दरमियान, दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये लिंकेज कौन सी है, ग्लूकोज की अल्फा 1 था और ये बीटा 2 है, तो ये 1-2 लिंकेज बन गई है हमारे पास सुक्रोज में 1-2 लिंकेज। और ये ईथर लिंकेज है, क्यों, क्योंकि COC बॉन्ड है। अब देखें दोनों शुगर्स, दोनों मोनोसैकेराइड, एक ग्लूकोज था दूसरा फ्रुक्टोज था, दोनों के एनोमेरिक कार्बन रिंग में आ गए हैं। अगर दोनों का एनोमेरिक कार्बन रिंग में आ गया, दोनों का OH फ्री नहीं है, उन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, एनोमेरिक कार्बन भी फ्री नहीं है, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो अब ये रिंग ओपन नहीं हो सकती, अब ये एल्डिहाइड कीटोन वापस नहीं मिल सकता हमें। तो इसका मतलब है ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन इसका बिजी है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। ट्रेहलोस को देख लें, ट्रेहलोस में ये हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का हम रिएक्शन करवा देते हैं इसी के साथ, ग्लूकोज के साथ ही, लेकिन ये 1-1 लिंकेज करवा देते हैं, यानी कार्बन नंबर 1 एक अल्फा डी ग्लूकोज का और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का भी कार्बन नंबर 1, ये एक दूसरे के सामने ले आते हैं, बजाय 1-4 के 1-1 रिएक्शन करवा दें, ये OH और H मिल जाएगा। जब OH और H ये 1-1 लिंकेज होगी, OH H मिलेगा, तो इसके दोनों एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं रहेंगे। इनके दोनों एनोमेरिक कार्बन का जो OH ग्रुप है उसने बांड बना दिया ग्लाइकोसिडिक बांड। रिजल्ट क्या निकलेगा, जब ग्लाइकोसिडिक बांड बनेगा, ईथर लिंकेज बनेगी, फ्री हमारे पास ये नहीं होगा एनोमेरिक कार्बन, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगी। अब ये वाला 1 और 2 जो कार्बन है, चूंकि आपस में 1 और 1 लिंकेज आपस में डेवलप हो गई है, 1-1 लिंकेज, तो ये 1-1 लिंकेज है, यहाँ पर अल्फा 1-1 लिंकेज बन गई है, और COC जो लिंकेज है दिस इज कॉल्ड ईथर लिंकेज। अब यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन चूंकि फ्री नहीं है, इसका मतलब है ये ओपन होकर एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बना सकते, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स हम डाइसैकेराइड्स में रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनका एनोमेरिक कार्बन देख के कि उनका एनोमेरिक कार्बन फ्री है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।